वेलकम टू डायरेक्ट फिजिक्स। माई सेल्फ डिसीजन। आज का टॉपिक संधारित्र की धारिता पर पराविद्युत का प्रभाव। जैसा कि चैप्टर 4 चल रहा है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस विद्युत धारिता, जिसमें हमने समानांतर प्लेट संधारित्र या कैपेसिटर के बारे में पढ़ा है। आज हम समानांतर प्लेट P1 और P2 के मध्य पराविद्युत पदार्थ डाई इलेक्ट्रिक स्लेब और द सब्सटेंस यह हम पुटअप करेंगे इन दोनों प्लेटों के बीच में। हम जानते हैं कि प्लेट P1 को जैसे हमने धनावेशित, P2 को यहाँ पर ऋणावेशित किया, जिससे यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट डेवलप होता है, जिसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होती है। हमने पूर्व में पढ़ा है। लेकिन आज इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, एक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखेंगे जिसकी मोटाई कितनी ली हमने, T ली। माना कि दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D है और T इज़ लेस देन D। यहाँ पर हमने अभी माना है कि T मोटाई का एक सब्सटेंस, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, जो इन दोनों प्लेटों के मध्य रखा हुआ है। हम जानते हैं कि प्लेटों के मध्य जब निर्वात या हवा है, तब किसी भी समानांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता का मान C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D के रूप में होता है। ये इक्वेशन हमने पढ़ी है। यहाँ पर बाहर की ओर जब किसी प्रकार का कोई सब्सटेंस नहीं रखा हुआ है, तब विद्युत क्षेत्र E नोट डेवलप होता है, विकसित होता है, जिसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर, P1 प्लेट से P2 प्लेट की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कारण यहाँ पर E नोट डेवलप हो रहा है। अब यदि हम यहाँ पे T मोटाई का जैसे पराविद्युत गुटका रख दिया जाता है, तब ध्रुवण के कारण ड्यू टू पोलराइजेशन इस सब्सटेंस के प्लस वाले भाग की ओर माइनस और माइनस वाले भाग की ओर प्लस अपने आप क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू पोलराइजेशन, ध्रुवण के कारण। अब विपरीत प्रकृति के और समान परिमाण के आवेश जैसे ही इसके अंदर उत्पन्न होते हैं, तो अंदर की ओर इस गुटके में या इस स्लेब के अंदर प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, जिसका नाम हमने यहाँ पर रखा है EP। अब E नोट की डायरेक्शन इधर रहेगी प्लस से माइनस की ओर, EP की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन प्लस से माइनस की ओर अंदर इसकी विपरीत दिशा में रहेगी। अतः विद्युत क्षेत्र का परिणामी मान कितना होगा, रिजल्टेंट वैल्यू, परिणामी मान कितना हो जाएगा हमारे पास, E इक्वल टू E नोट माइनस EP, इक्वेशन 2 के रूप में। या हम कह सकते हैं कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, विभवांतर की परिभाषा हमारे को पता है, V इक्वल टू E डॉट DR, या इनफाइनाइट टू R माइनस E डॉट DR। ठीक है, E डॉट DR का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डिस्टेंस दोनों का अदिश गुणनफल यहाँ पे हम लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर यदि हम मानते हैं V इक्वल टू E नोट, अब E नोट कहाँ से कहाँ तक रहेगा, डिस्टेंस रहेगी D माइनस T तक के लिए। कैसे रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस D है और पराविद्युत गुटके की मोटाई कितनी है, T। तो हमारे पास जो रिक्त स्थान बचा यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कितना हो जाएगा, D में से अगर T माइनस करेंगे तो D माइनस T, और D माइनस T जगह पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा E नोट, प्लस T के लिए कितना रहेगा, परिणामी मान E, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर E इंटू T के रूप में। यहाँ पर फिर से हम इसको दोनों को इक्वेशन 2 कंबाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पराविद्युतांक लेते हैं। पराविद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसा कि हम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन R इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट के इक्वल। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि इसकी वैल्यू होती है E नोट अपॉन
ई के रूप में, या इसको हम के से भी लिखते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ई इक्वल टू हो जाएगा ई नोट अपॉन के रूप में। इस ई की वैल्यू को हम इस इक्वेशन 2 में रखेंगे यहाँ पर। तो v इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ई नोट डी माइनस टी प्लस ई नोट अपॉन के इंटू टी के रूप में। यहाँ से ई नोट कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के रूप में, इक्वेशन 3। नेक्स्ट वी नो दैट अबाउट ई नोट इक्वल टू होता है दोनों प्लेटों के बीच में, ई नोट का मान होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये हमने देखा है। और सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए और फिर आ जाएगा वापस एप्सिलॉन नोट। ओके, नाउ अगेन v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नोट की जगह रखेंगे हम q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे हम q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, अंदर रहेगा हमारे पास d माइनस टी प्लस टी बाई के रूप में। तो यहाँ पर संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला हमारे को पता है कि C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। और कैपेसिटेंस किस कंडीशन के अंदर है यहाँ पर, कि यदि पराविद्युत पदार्थ इस दोनों प्लेट के बीच में रखा हुआ है तो उस स्थिति के अंदर कितना होगा। तो यहाँ पर V की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा हमारे पास Q अपॉन V की वैल्यू यहाँ से रख दो, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट D माइनस टी प्लस टी बाई के रूप में। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन रहेगी अब एप्सिलॉन ए ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन ए या एप्सिलॉन नोट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के रूप में, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। यहाँ हम इसको आगे लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन आई थी अभी C इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के रूप में आई थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। यदि इक्वेशन एक क्या थी हमारे पास, C नोट इक्वल टू एप्सिलॉन, हमारे पास आया था एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी के रूप में, ये इक्वेशन 1 थी हमारे पास। यदि निर्वात या हवा है उस स्थिति के अंदर यहाँ पर इस संधारित्र की धारिता का मान कितना हो जाएगा, C नोट बराबर एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी, और जब माध्यम है तब ये स्थिति आ जाएगी हमारे पास एप्सिलॉन नोट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के रूप में। इक्वेशन 4 में हम 1 का भाग देते हैं, इक्वेशन 4 डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट, देन वी कैन राइट C अपॉन C नोट इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये मान इसके अंदर पुटअप कर दिया हमने, अपॉन C नोट मल्टीपल डी अपॉन एप्सिलॉन ए के रूप में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास क्या बचा, C अपॉन C नोट इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर हम डी का ऊपर और नीचे भाग देते हैं। जैसे हम डी का ऊपर नीचे भाग देंगे तो हमारे पास इस प्रकार की स्थिति बनेगी, अपॉन डी अपॉन डी अपॉन डी अपॉन डी, सभी में हमने डी का ऊपर और नीचे भाग दे दिया। डी का भाग देने पर, ठीक है,
तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सी अपॉन सी नॉट इक्वल टू 1/1 माइनस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन डी के रूप में इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 5 के रूप में लिखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि नीचे राशि 1 से भी कम आएगी, 1 माइनस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन डी क्या आ रहा है। तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं यहाँ पर कि सी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन रहेगी, सी इज़ ग्रेटर देन सी नोट। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे 1 अपॉन समथिंग है और 1 अपॉन समथिंग होने से क्या हो जाएगा, सी इज़ ग्रेटर देन सी नोट। अर्थात हम कह सकते हैं कि निर्वात के अंदर जो धारिता थी उस धारिता से भी सी का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि समानांतर प्लेट के मध्य यदि कोई पराविद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो उस स्थिति के अंदर उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अर्थात धारिता में वृद्धि हो जाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं कंडीशन नंबर 1। सबसे पहले हम लेते हैं कंडीशन में नंबर 1 T बराबर D। यदि हम ऐसा कर दें कि यहाँ पे T और D आपस में बराबर है तो इक्वेशन 5 से हम कह सकते हैं कि C अपॉन सी नॉट इक्वल टू 1/1 माइनस T अपॉन टी प्लस T अपॉन टी के रूप में। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर T बराबर D ले लिया। अब देखिए आगे, यहाँ पे T से T कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, T से T कैंसिल हो गया, 1/1 K हो जाएगा, 1/1 K के रूप में। देन वी कैन राइट C अपॉन सी नोट इक्वल टू K के रूप में। ओके, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि C इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कि सी नोट के रूप में। ठीक है, और यहाँ पर हम जानते हैं कि C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट। C इसको क्या कर सकते हैं हम, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट पराविद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रूप में, C नोट के रूप में भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो सीधा सीधा सा मतलब कि एप्सिलॉन R या K जो है वो किसके इक्वल हो गया, C अपॉन सी नोट के भी इक्वल हो जाएगा। दूसरा हम लेते हैं कि यदि इस कंडीशन के अंदर यदि हम इस प्रकार कर दें कि जो T मोटाई की हमने प्लेट ली है, पराविद्युत पदार्थ लिया है, उसकी जगह पर यदि कोई धातु या चालक प्लेट ले लें, कंडक्टर ले लें, कौन सी प्लेट ले लें हम चालक प्लेट या कोई कंडक्टर प्लेट ले लें, तो उस स्थिति में एप्सिलॉन R और K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएगी। एप्सिलॉन R या K इक्वल टू इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पे जैसे हम इनफाइनाइट रखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या स्थिति बनेगी, इक्वेशन 4 ले लेते हैं वापस हम यहाँ पे। तो इक्वेशन 4 से कह सकते हैं C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T अपॉन इनफाइनाइट, ये 0 हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T के रूप में रहेगी कंडीशन। नेक्स्ट, यदि दोनों प्लेटों के मध्य केवल वायु है, जैसा कि वापस अपन पूर्ववत स्थिति के अंदर चलते हैं कि प्लेट के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, तो थर्ड कंडीशन में हम कह सकते हैं कि T इक्वल टू 0, थिकनेस ऑफ एनी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इक्वल टू 0, यानी किसी प्रकार का कोई सब्सटेंस वहाँ पर नहीं है। तो उस स्थिति में वापस देखो C इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये सारा क्या हो जाएगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A अपॉन D के तुल्य हो जाएगा, जिसको हमने पहले पढ़ा था C नोट के रूप में। यह आया था इक्वेशन 1 में। तो ठीक उसी तरह से वापस यहाँ आ जाएगा हमारे पास C बराबर एप्सिलॉन नोट A अपॉन D के रूप में, पूर्ववत स्थिति के अंदर जो पहले हमारे पास आई हुई है। चौथी कंडीशन हम लेते हैं यहाँ पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यदि हम इसमें अलग अलग, चौथी कंडीशन में अलग अलग पराविद्युतांक के n माध्यम ले लें, जैसे पराविद्युतांक K1 K2 अप टू Kn तक, इस प्रकार हम ले लें अगर, तो इस स्थिति के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, मोटाइयाँ हमने ले ली T1 T2 T3 T4 अप टू Tn तक, यानी इन दोनों प्लेटों के बीच में यदि हम n अलग अलग पराविद्युतांक वाले पदार्थों की जिनकी मोटाइयाँ T1 T2 T3 अप टू Tn है, उनको यदि हम रखते हैं यहाँ पर, तो इक्वेशन 4 से हम कह सकते हैं कि C इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन नोट A अपॉन D माइनस
टी की जगह पे आ जाएगा हमारे पास T1 प्लस T2 प्लस अप टू Tn तक, प्लस हमारे पास आया था T अपॉन के, तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे T अपॉन K1 प्लस T अपॉन K2 प्लस अप टू T अपॉन Kn के रूप में। और यहाँ पर मोटाइयाँ अलग अलग है, तो T1 T2 अप टू Tn तक हम इस प्रकार ले सकते हैं। ठीक है, यदि हम यहाँ पर C इक्वल टू इस प्रकार लिखें, C इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू Tn, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक सारी की सारी डिस्टेंस जो है वो लगभग किसके इक्वल है, D के इक्वल है। D के इक्वल इसलिए है क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस भी D मानी है, और दोनों के बीच में T1 T2 T3 अप टू Tn की मोटाइयों की यदि हम अलग अलग पराविद्युतांक की अलग अलग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की हम पट्टियाँ बना के रखते हैं तो उसकी वैल्यू भी इसके बराबर हो जाएगी। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल बचेगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस अप टू Tn अपॉन Kn के रूप में। इक्वेशन नंबर यहाँ पे दे देंगे हम 5। ठीक है, इक्वेशन 5 पहले आई है, इक्वेशन इसको 6 दे देते हैं अपन, इक्वेशन 6। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अगली कंडीशन के रूप में 5वीं कंडीशन। 4th कंडीशन ये हो गई। 5th कंडीशन में यदि हम लेते हैं कि T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 अप टू Tn तक यदि T के बराबर है, यानी ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, T के, अर्थात सभी पराविद्युतांक वाली जो पट्टियाँ हमने ली है उनकी थिकनेस सब इक्वल है, तो उस स्थिति के अंदर D इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, T1 प्लस T2 प्लस T3, या इसको हम कह सकते हैं T प्लस T प्लस T प्लस कितनी बार, N बार। तो D बराबर हो जाएगा हमारे पास T इंटू N, या T इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास D बाई N के रूप में। ठीक है, अब वापस देखते हैं हम C इक्वल टू, यहाँ आया था हमारे पास एप्सिलॉन नोट A अपॉन T, यहाँ पे हमने क्या किया, T सबका इक्वल है, मोटाई इक्वल है, तो T को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस अप टू 1 अपॉन Kn के रूप में। ओके, T की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दो D अपॉन N के रूप में, तो C इक्वल हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नोट A अपॉन D अपॉन N कर देते हैं यहाँ पे, D अपॉन N 1 अपॉन K1 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन Kn तक, या C इक्वल टू इस N को ऊपर लेते हैं तो N एप्सिलॉन नोट A अपॉन D 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस अप टू 1 अपॉन Kn। ठीक है, इस प्रकार हमने दो प्लेटों के बीच में पराविद्युत पदार्थ भर के अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई की है, जिसमें पहली कंडीशन में हमने क्या लिया था, एक बार वापस रिवाइज करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हमने लिया था T इक्वल टू D के रूप में। सेकंड कंडीशन में हमने क्या लिया था कि यदि कोई चालक प्लेट लेते हैं यानी एप्सिलॉन R इक्वल टू कितना माना था हमने, इनफाइनाइट माना था। तीसरी कंडीशन में हमने लिया था कि यदि T है ही नहीं है तो T इक्वल टू कितना लिया था हमने, 0। और चौथी कंडीशन में हमने अभी अप्लाई किया था कि अलग अलग पराविद्युतांक है और अलग अलग मोटाई T1 T2 T3 अप टू Tn तक की मोटाइयों की यदि प्लेटें रखते हैं हम, तो उस स्थिति के अंदर हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 प्राप्त होती है। पांचवी कंडीशन में हमने लिया था कि यदि मोटाइयाँ इक्वल है तो T बराबर Dn रखने पर हमारे पास इस प्रकार की एक समीकरण आएगी, N बराबर C बराबर N एप्सिलॉन नोट A अपॉन D 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस अप टू 1 अपॉन Kn के रूप में।